अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद हारिस खान, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, and you're watching Study Hacks. Today we are going to start second year chemistry sin board. पहले आपको कोर्स आउटलाइन देते चलूं. So you have two sections, an inorganic section and an organic section. In inorganic part you have 5 chapters, namely periodic classification, hydrogen, S block elements, P block elements and D block elements. Whereas in organic chemistry, you have 6 chapters, जिनमें last 2 chapters, chapter number 10 और chapter number 11, biochemistry और industrial chemistry पर बेस करते हैं. बट पढ़ाए ऑर्गेनिक में ही जाते हैं, इवन एग्जाम में भी ऑर्गेनिक सेक्शन में ही आते हैं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन. अच्छा भाई, सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होती है? तो इट्स वेरी सिंपल. सिमिलर एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में और डिसिमिलर एलिमेंट्स को अलग ग्रुप में अरेंज करना, बस ये मेथड आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है. अब क्लासिफिकेशन का भाई आइडिया कहाँ से मिला? तो आइडिया कहाँ से मिला भाई? जॉन डेल्टन का नाम आप लोगों ने सुना होगा. जॉन डेल्टन की एक थ्योरी थी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. ये नाम भी आपने सुना ही होगा. उन्होंने कहा था कि भाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैज डिफरेंट एटॉमिक मासेस. बस यहाँ से कंक्लूड कर लिया गया कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, और बस क्लासिफिकेशन का आइडिया मिल गया. वैसे ये सेकेंडरी केमिस्ट्री में आपका इस चैप्टर में पार्ट नहीं है डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, लेकिन बस बताना मेरा फर्ज था. अच्छा, या अगर लॉजिकली भी आप सोचें तो भाई क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्यों क्यों तो अगर आप लोग सोचें कि लेट सपोज मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स दे दूं और मैं आपको कहूँ ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन सबका एक एक करके आप जाके इंटरव्यू लें और इनकी आप सारी खामियां, इनके इंटरेस्ट, इनकी सोच, सब कुछ आप नोट करें और फिर आके आप मुझे बताएं कि किस किस बच्चे की क्या सोच है, किस किस बच्चे में क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयां, इनके इंटरेस्ट क्या है, ये सब कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा आप कलेक्ट करें इन्फॉर्मेशन और आके आप मुझे बताएं. इसमें आपका कितना टाइम जाएगा? जबकि अगर मैं एक सिनेरियो आपको दूं कि मैं कुछ ग्रुप्स में कुछ बच्चे रख दूं और हर ग्रुप में सेम सोचने वाले, सेम इंटरेस्ट रखने वाले, सेम फील्ड के, सेम एयर के, सेम एक तरह से प्रॉपर्टीज रखने वाले बच्चे हैं हर ग्रुप में, और अब मैं आपको यही काम करने को कहूँ तो आप, अगर आपने अकेले होगी तो आप हर ग्रुप से एक एक या दो दो बच्चों के मैक्सिमम इंटरव्यू लोगे और आप आगे मुझे बता दोगे, क्योंकि बाकी सबकी तो सेम प्रॉपर्टीज हैं. बस यही काम साइंटिस्ट ने किया जब उन्होंने देखा कि इतने सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी. अब एक सिस्टम तो बनाना है ना भाई इन्हें आसानी से स्टडी करने के लिए, तो बस यहाँ से क्लासिफिकेशन शुरू होती गई. सबसे पहले हमारे पास है डॉबेरीनर. डॉबेरीनर ने क्या किया? उन्होंने ट्राइड्स दिए. उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन ट्राइड्स की फॉर्म में दी. वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, यहाँ लिखा हुआ है 1829 में उन्होंने ये काम किया था. वैसे जरूरी नहीं होता, खैर. उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया. उन्होंने कहा कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ दोज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. अच्छा भाई, क्या मतलब, क्या है इसका मतलब? ये है सिंपल कि यहाँ पे लेट्स सपोज उन्होंने ये ट्राइड दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का. उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास लिथियम का और पोटेशियम का, अगर इन दोनों का आप अरिथमेटिक मीन निकाल लो, जो यहाँ निकला हुआ है, तो वो क्या आएगा? वो अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के. सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23. ये रहा. क्या आया इसका अरिथमेटिक मीन? 23. प्रूव हो गई ये बात. चलो यहाँ एक और एग्जांपल. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन का है 35.5, आयोडीन का है 126.5. अरिथमेटिक मीन निकाल, उठाओ कैलकुलेटर. अगर यकीन नहीं है तो 81 आएगा. अब आप कहोगे कि भाई यहाँ तो 80 लिखा, भाई सेम तो नहीं है. तो भाई अब स्टेटमेंट वापस पढ़ो. अप्रोक्सीमेटली अरिथमेटिक मीन, अप्रोक्स सेम है ना. ब्रोमीन का 79.9 होता है, 80 यहाँ लिखा हुआ राउंड ऑफ करके, सही है. तो अप्रोक्सीमेटली सेम है. इसी तरह एक और एग्जांपल दी स्ट्रोंशियम वाली, चलो वो छोड़ो, अभी यहीं पर रहो, सही है. समझ आ गई ये बात? लेकिन वही वाली बात के सब एलिमेंट्स पे ये चीज प्रूव नहीं हो रही थी. तो ये क्लासिफिकेशन भी कुछ हद तक बस वाह वाह जरूर मिली, क्योंकि जाहिर है फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी. फिर इसके बाद हमारे पास अगली क्लासिफिकेशन होती गई, तो पुरानी क्लासिफिकेशन डिस्कार्ड करती गई. अच्छा भाई, इसके बाद आया हमारे पास न्यूलैंड. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अच्छा भाई, 1864 से 1869 में हुआ ये काम, और इंग्लिश केमिस्ट थे न्यूलैंड. इन्होंने ये सब ब्ला ब्ला, ये फालतू चीजें, ये सब देख लो. अगर हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो पढ़ लो, वरना काम जो है वो देखो. न्यूलैंड ने क्या किया भाई? न्यूलैंड ने भी एटॉमिक वेट्स पर ही काम किया. न्यूलैंड ने कहा
कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उन्होंने टेबुलर फॉर्म में एक टेबल अरेंज कर दी और कहा पहले एलिमेंट से कोई भी आप पहला कंसिडर कर लो, जो 8th एलिमेंट होगा पहले और 8th की प्रॉपर्टी सेम होंगी। अब आप यहाँ देख लो, अब यहाँ पे अगर आप इसकी बात करो, किसकी, लिथियम की बात करो, तो लिथियम क्या है, एक अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो एक अल्कली मेटल है। सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही कहता है, सेम प्रॉपर्टीज है। बेरिलियम और मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरॉन और एल्युमिनियम ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप 4 के एलिमेंट्स, ये लोग सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। न्यूलैंड की बात बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ सही था, बहुत अच्छा काम इस बंदे ने किया, बहुत ही अच्छा काम इस बंदे ने किया। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये थी कि इसने ये पहला बंदा था जिसने टेबुलर फॉर्म में काम किया सारा, सही है, टेबुलर फॉर्म में काम किया। तो बहुत सारी इसको भी वाह वाह मिली, भाई बहुत कोई अच्छा काम कर दिया भाई ने, माशाल्लाह, 21 तोपों की सलामी दो भाई को। खैर, अच्छा कुछ डिमेरिट्स थे, क्या थे वो आपको बताता हूँ। वो इस बंदे की गलती नहीं थी, उस वक्त तक वो चीजें हुई नहीं थी। खैर पहले मेरिट्स पढ़ लेते हैं। दिस लॉ प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये बात आपको बता चुका हूँ। दिस लॉ प्रोवाइडेड अ वाइडर स्कोप टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म, ये बात भी अभी अभी आपको बताई। अच्छा डिमेरिट्स क्या थे भाई, सिंपली नोबल गैसेस जो थी वो इस टेबल में नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि बस उस वक्त तक डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। अब इस बंदे की क्या गलती जब उस वक्त तक डिस्कवर ही नहीं हुई। और सेकंड क्या है भाई, दिस पेरियोडिक अरेंजमेंट कुड नॉट अकोमोडेट द हैवियर एलिमेंट्स। हैवियर एलिमेंट्स कौन से भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात है ये, ठीक है। बस ये दो चीजें थी इसके टेबल में, ये दो चीजें नहीं थी। तो यहाँ पर जब आए हमारे पास लॉथर, मेयर और मेंडलीव, जब ये आए तो न्यूलैंड का जो टेबल था वो खत्म हो गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद ये फर्दर अपडेट होकर चीज आई। अच्छा लॉथर मेयर और मेंडलीव ने जो काम किया अलग अलग किया, लेकिन एक ही साल में ये काम हुआ, एक ही साथ समझ लें आप, सही है। लॉथर मेयर ने 1869 में काम किया कि उन्होंने एक ग्राफ प्रिडिक्ट किया जिसमें उन्होंने एटॉमिक मासेस को एटॉमिक वॉल्यूम्स के अगेंस्ट रखा और ग्राफ दे दिया। और उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो सेम पोजीशन पर होंगे उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये आपका आ गया लिथियम, ठीक है, ये आपका आ गया सोडियम, ये आपका आ गया पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे कहाँ हैं, अगर देखो हर कर्व की पीक पर है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लास्ट, नाइट, खान, रिसीव, कैश, चेक करो सारे कहाँ हैं, पीक्स पर हैं। इन सबकी सेम प्रॉपर्टीज हैं। आपको मॉडर्न पेरियोडिक लॉ भी यही कहता है कि ये सारे अल्कली मेटल्स हैं विच पोजेस सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही काम इसने किया, इसी तरह इसने यही बात प्रूफ कर दी और ये बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, ग्राफ में चीजों को स्टडी करना आसान है या टेबुलर फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में मुझे भी भाई, मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को खास पसंद नहीं है भाई। टेबुलर फॉर्म में आसानी होती है, आपको सामने सामने चीज दिख रही होती है। बस ये इस बंदे ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, क्योंकि उसी साल मेंडलीव ने भी ये काम किया। मेंडलीव ने ये काम जो किया वो टेबुलर फॉर्म में किया न्यूलैंड को देखते हुए, जबकि इस बंदे ने ग्राफ दिया। अब ऑब्जेक्शन आए, क्या है भाई, मेयर्स पीरियोडिक टेबल वाज इनकम्प्लीट एज कंपेयर टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बस मेंडलीव ने कुछ और एलिमेंट्स भी डाले हुए थे अपने टेबल में, तो मेयर का पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट कहलाया गया, जाहिर सी बात है। और Mayer's classification was supported by a study of various physical properties such as atomic volume, atomic weight, बता चुका हूँ, जिनकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है भाई क्लासिफिकेशन की, साफ सी बात है। जबकि मेंडलीव टेबल जो था वो एंटायरली बेस कर रहा था पेरियोडिक लॉ पर। और बस ये ऑब्जेक्शन थे जिस वजह से लॉथर मेयर को भी कोई वाह 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 नहीं मिली भाई। इसका काम सही था, अच्छा था, लेकिन बस वही वाली बात, मेंडलीव का ज्यादा अच्छा था तो उसको कौन पूछेगा, लॉथर मेयर को, सही है। अब मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने कहा कि भाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है, मेंडलीव ने ये बात कही और पेरियोडिक लॉ दे दिया। तो मेंडलीव के मेरिट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब सबसे पहला, systematic study of elements. Mendeleev's periodic table helped to study elements more easily and systematically, ये बात भी आपको बता चुका। अब प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, हाँ ये काम मेंडलीव ने बहुत कोई आला किया था। क्या भाई, मेंडलीव लेफ्ट certain gaps in his periodic table for the elements to be discovered. He predicted properties of certain elements which were proved to be remarkably accurate. मेंडलीव ने एक अच्छा काम ये किया था कि उसने अपने टेबल में ना कुछ गैप्स छोड़े थे,
क्योंकि वो अकलमंद बंदा था, उस बंदे ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरीज होती जा रही हैं, तो ऐसा ना हो मेरा टेबल डिस्कार्ड कर दिया जाए, कुछ जगह छोड़ दो, न्यू एलिमेंट्स आएंगे इधर फिट हो जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं किया उसने, सिर्फ उसने उनकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की कि जो आएंगे वो इस तरह के होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला एका सिलिकॉन, एक नाम दिया एका सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन, सिलिकॉन के बिल्कुल बाद एक एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक मास होगा 72, ये प्रेडिक्ट किया। और कुछ अरसे बाद जर्मेनियम जर्मेनियम आपका आ गया, जर्मेनियम डिस्कवर हो गया। जर्मेनियम का एटॉमिक मास क्या था? 72.3, आप चेक कर सकते हैं 72.3। तो इस बंदे को भी बहुत वाह मिली। बॉइलिंग पॉइंट देख लो आप, लेस देन 100 डिग्री सी, 86 प्रूव हो गया बाद में। तो ये प्रॉपर्टीज थी भाई जो कि प्रूव कर रही थी कि हाँ भाई इस बंदे ने अच्छा काम किया, इस बंदे ने बिल्कुल सही काम किया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक weights of elements. Mendeleev's table had to correct the doubtful atomic weights of some elements such as boron. भाई क्या हुआ, एटॉमिक वेट्स कुछ एलिमेंट्स के ऐसे थे इनका डाउट था, मतलब कंफर्म नहीं था कि भाई ये है नहीं है, क्या सही है गलत है क्या है। तो मेंडलीव की टेबल ने वो भी चीज करेक्ट कर दी। अच्छा उनमें से एक बोरॉन भी शामिल था, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, आप समझ सकते हैं ये चीज। ठीक है, अच्छा भाई अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में डीमेरिट्स जो थे, और ये तो भाई बहुत काम की चीज है, डीमेरिट्स होते हैं इसी वजह से न्यू क्लासिफिकेशन आती है। अच्छा डीमेरिट्स क्या आते हैं भाई? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अरे भाई ये तो भाई ऐसा डीमेरिट है, ये तो ऐसा मसला है जो अभी तक चल रहा है, मसला है कश्मीर के बाद शायद यही होगा एक मसला, हाइड्रोजन की पोजीशन। अरे भाई मॉडर्न पेरियोडिक लॉ में भी, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को कोई स्पेसिफिक पोजीशन अभी तक नहीं मिल पाई है। कोई इसे 1A में रखता है, कोई इसे 4A में रखता है, कोई इसे 7A में प्लेस करता है, और कोई अलग ही रख देता है भाई। तो ये मसला मेंडलीव टेबल में था कि हाइड्रोजन की पोजीशन असाइन नहीं थी। सिमिलरली आइसोटोप जो होते हैं उनकी भी कोई सेपरेट पोजीशन नहीं थी, रेयर अर्थ की भी पोजीशन नहीं थी। रेयर अर्थ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। होते क्या है? बस केमिकली सिमिलर मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, और क्या बोलते हैं, अल्लाह भला करे, ये आपके नेचुरल जो होते हैं ये मिले हुए होते हैं। इवन सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है भाई, शायद नहीं कर सकते, या कर सकते हो तो बहुत मुश्किल होता है, ये मसला है। ठीक है, ये भी एक मसला था, उनको भी सेपरेट पोजीशन नहीं मिली थी। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मेंडलीव फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके नोट करिएगा। इसके बाद लास्टली एनोमैलस पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स। ये बात तो भाई इसके लॉ को ही ऐसा लगता है गलत साबित कर रही है, क्योंकि देखो इस बंदे ने क्या कहा, इसने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। कहा, यहाँ पे ये बात थोड़ी मिसहैप कर रही है भाई। देखो आप, आर्गॉन 39.9 एटॉमिक वेट है, लेकिन इसको रख दिया गया पोटेशियम से पहले, 39.1 है इसका एटॉमिक वेट। इसी तरह टेरिलियम और आयोडीन में देखो यही मसला, सिमिलरली कोबाल्ट और निकल में देखो यही मसला। ये भी एक डीमेरिट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ओके, अच्छा भाई बस यहाँ से आपका शुरू होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉजलेस पीरियोडिक लॉ, क्योंकि इस बंदे का नाम मॉजले था, ये ब्रिटिश फिजिकिस्ट थे, इन्होंने ये काम 1913 में किया, और जो काम इन्होंने किया वो अभी तक किसी ने नहीं किया भाई। क्या कर दिया ऐसा, इन्होंने जो अपना रिलेशन दिया, पेरियोडिक लॉ दिया, वो एटॉमिक नंबर की बेस पर दिया। अभी तक जितने भी आए उन्होंने एटॉमिक वेट्स की बात की, एटॉमिक नंबर की किसी ने बात नहीं की, जबकि इन्होंने रिलेशन दिया प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर के बीच का। इन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। देखो सेम स्टेटमेंट है मेंडलीव टेबल की, मेंडलीव लॉ की, लेकिन बस एटॉमिक नंबर आ गया है एटॉमिक टेबल की, सॉरी एटॉमिक वेट्स की जगह। ये काम इन्होंने बहुत कोई आला कर दिया, जिस वजह से बहुत सारे मसले मेंडलीव पेरियोडिक लॉ के हल हो गए। अच्छा भाई ये खूबसूरत सी डायग्राम है या पिक्चर कह लें, ये आप देख सकते हैं पेरियोडिक टेबल की जो अभी भी चल रहा है। ओके, अच्छा ये पिक्चर आपको केमिस्ट्री की बुक के स्टार्ट में भी मिल जाएगी, और वैसे मेरा सजेशन है अगर केमिस्ट्री अच्छे से समझनी है, एलिमेंट की नो हाउ चाहिए है, तो एक पेरियोडिक टेबल खरीद लें, आसानी होगी। उसके बगैर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन वही वाली बात, कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स, समझ रहे हो ना। तो पेरियोडिक टेबल एक लेके आ जाएं, और आगे मॉडर्न पेरियोडिक लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर समझना है
तो आसानी से समझ लोगे। वैसे रट्टा लगा लेते हो आप लोग, मैं भी लगा लेता था, मुश्किल था। खैर अच्छा, आसानी से समझ लोगे। खैर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को अलग ही तरह से हाईलाइट किया हुआ है लाइट ब्लू कलर से। चाहते तो पिंक ही कर सकते थे, क्यों? ये शो करने के लिए भाई कि ये अलग चीज है बिल्कुल, इसको अभी तक स्टडी किया ही जा रहा है, किसी को नहीं पता इसको किस में प्लेस करें, बहुत मसले हैं। खैर अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है। हाउ द डिफेक्ट्स इन द मेडलीज पीरियोडिक टेबल वर करेक्टेड बाय मोज़ेले। ये वही वाला सवाल, ये वही वाला क्वेश्चन, जो डीमेरिट से वो किस तरह सही हुए। अच्छा देखो आप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को जगह मिल गई, दे दी गई, सही है। एनोमैलिस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, जो वहां पे एलिमेंट्स का मसला था, पेयर्स जो पेयरिंग जो गलत हुई हुई थी कि एटॉमिक मास इनका ज्यादा है, उनको पहले रख दिया गया था। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है आर्गोन और पोटेशियम में, कोबाल्ट और निकल में, टेरिलियम और आयोडीन में, यही मसला वहां पे डिस्कस हो चुका है। बस ये आपकी पेयरिंग जो है इसको दुरुस्त कर दिया गया। दुरुस्त कैसे कर दिया गया भाई? एटॉमिक नंबर्स की बेस पे अब काम किया है ना, वहां एटॉमिक मास की बेस पे काम किया गया था, तो लॉ ही गलत प्रूव हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बेस पर काम किया गया, तो आपका काम हो गया, ये मसला हल हो गया। पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ, रेयर अर्थ को सेपरेट पोजीशन मिल गई, इनको आप लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, भाई वहां पे मैंडली प्रूव नहीं कर सका था, यहाँ पर प्रूफ कर दिया आपके मॉज़ले ने। ओके, तो ये आपके कुछ मसले थे जो कि हल हो गए। हाँ भाई, इस क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा था आपको कि आप पेरियोडिक टेबल देख लें, अगर अभी फिलहाल नहीं है आपके पास तो गूगल करें भाई, या फिर बुक खोलें केमिस्ट्री की अगर खरीदी है तो, और उसका फर्स्ट पेज खोलें, आपको मिल जाएगा। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, सबसे पहले भाई मॉडर्न पेरियोडिक लॉ जो है आपके हाथ में अगर है इस वक्त, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ रॉज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। रॉज यानी आप ये कह लें हॉरिजॉन्टल लाइन, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। अच्छा भाई, ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि आप पेरियोडिक टेबल हाथ में रखें। अगर अभी आपके पास नहीं तो आप गूगल करें और पेरियोडिक टेबल अपने हाथ में ले लें, और आप समझ इस क्वेश्चन को समझें। खैर, अभी अगर आपके हाथ में पेरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं, कुछ आपके हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, सही है। आप देख सकते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं ये पीरियड्स कहलाते हैं, जबकि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये आपके ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, पीरियड आपके पास 7 होंगे, आपको मतलब 7 है, आपको दिख रहा होगा। पीरियड 1 ये आपका शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। तो शॉर्टेस्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि भाई इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम, बस हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, कि जो पीरियड नंबर होता है ना, पीरियड नंबर होता है, ये नंबर ऑफ शेल्स बताता है। मतलब मैं अगर कह रहा हूं कि कोई एलिमेंट पीरियड 6 का है, तो उसकी 6 शेल्स हैं, उस एटम की 6 शेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, पीरियड 1 यहाँ पे आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन और हीलियम की। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो आपके पास पहली शेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर है एक ही शेल में काम हो जाएगा। के शेल कहते हैं जिसको, इस तरह के एल एम एन इस तरह चलते हैं, शेल बढ़ते रहते हैं। ओके। अच्छा, हीलियम की बात कर लो भाई, सेकंड एलिमेंट इस पीरियड का। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बस सिंपली के शेल में आपका काम हो गया। उसके बाद पीरियड 2, पीरियड 2 इसको कहा गया है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स तो नहीं है, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम। आप देख सकते होंगे, मैं तभी कह रहा हूँ पीरियोडिक टेबल अपने हाथ में पकड़े और फिर आप ये चीज समझे। लिथियम से स्टार्ट होते हुए नियोन तक। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि पीरियड नंबर आपका नंबर ऑफ शेल्स बताता है, तो यहाँ आप खुद समझ गए होंगे कि पीरियड 2 लिखा है तो 2 शेल्स होंगी इसमें, के और एल। ओके, के और एल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एल शेल में और इसके बाद एम शेल जो है, दोनों में 8 8 क्या बोलते हैं, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आपके पास पहला एलिमेंट जो है लिथियम, इसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट शेल जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो सेकंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 शेल्स में काम हो गया आपका। इसी तरह लिथियम के बाद आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप पेरियोडिक टेबल मैंने आपको कहा है हाथ में लें,
और आप ये बात समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिथियम के बाद आपके पास आता है, अल्लाह भला करे, बेरिलियम। पीरियड में देखिएगा, ग्रुप्स में नहीं, पीरियड 2 में देखिएगा बेरिलियम आएगा। बेरिलियम में भाई 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एक में आ जाएंगे, 2 एक में आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह आपके पास बोरॉन आएगा, कार्बन आएगा, इस तरह चलते रहेंगे। लास्ट आपका नियॉन होगा। नियॉन में आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी हुई है, 1s2 2s2 2p6। ये जो अच्छा 1s2, ये जो 2 लिखा हुआ है आपका, ये 2 आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करता है। ओके, यहाँ 2 लिखा हुआ है। s में 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, आपने फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में ये चीज पढ़ी होगी। 1s2 2s2 2p6, p में 6 आते हैं। ओके, खैर ये मैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जब फर्स्ट आपको वापस पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। खैर अब पीरियड 3 की बात करते हैं। पीरियड 3 को सेकंड शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। क्यों भाई? इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरा शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद चौथे और पांचवें शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उसके बाद फर्दर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, अच्छा पीरियड 3 यानी 3 शेल्स होंगे, के एल एम। ओके, के एल एम सेकेंड शॉर्ट पीरियड है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं 3s और 3p ऑर्बिटल। ये भी आपको चैप्टर बेसिकली फर्स्ट ईयर में आप बहुत सी चीजें पढ़ के आए हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा फर्स्ट ईयर का, फिर आप ये चीज समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। वैसे अगर अभी आपको सिर्फ जहन में बिठाना है तो भाई 3s और 3p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। और आपके हाथ में पेरियोडिक टेबल जैसा मैंने आपको कहा पकड़े, आप समझ जाएंगे कि सोडियम से आर्गॉन के बीच में और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आ गया, एल्युमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, और आपके पास फिर सल्फर आ गया, क्लोरीन भी भाई दिमाग में बिठा ही लो, फिर आता है तो आर्गॉन इसके बाद आएगा। ये आपके वो एलिमेंट्स हैं जो पीरियड 3 में आते हैं। उसके बाद पीरियड 4, यहाँ पे है फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। क्यों भाई? 18 एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है ये पीरियड आपका। क्यों? क्योंकि बीच में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल आपके हाथ में होगा, आप समझ सकते हैं ये बात। अब दिस पीरियड करेस्पॉन्ड्स ऑफ फिलिंग अप ऑफ एन शेल। मैंने बताया था पीरियड नंबर शोज नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड 4 है तो 4 शेल्स होंगे, के एल एम एन। ओके, it starts with filling up of 4s orbital followed by 3d and 4p orbitals. It consists of 18 elements from potassium to krypton. ये आप समझ गए होंगे, इसको मैं क्या ही समझाऊं। पीरियड 5, पीरियड एज आई टोल्ड, पीरियड नंबर शोज नंबर ऑफ शेल्स, 5 हैं तो भाई 5 शेल्स होंगे, सही है। के एल एम एन और ओ, कुछ लोग इसको ओ नहीं कहते, इसको सिंपली कह देते हैं फिफ्थ एनर्जी लेवल, बस। वैसे वो कह दो, खैर मसले की बात नहीं है। इन दिस पीरियड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई, आपको लिख दिया गया है कि कौन कौन से ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, रुबीडियम से जीनॉन तक। ओके, इसके बाद आपके पास आता है पीरियड 6। इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। पीरियड 6 को कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। क्यों भाई? भाई 18 भी नहीं, 20 भी नहीं, 22 25 नहीं, 32 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, 32 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, इस पीरियड में। आप देख लो, आप, मैं फिर कह रहा हूँ, हाथ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उठा लो, आसानी से जहन में बैठ जाएगा, फौरन जहन में बैठ जाएगा, याद भी हो जाएगा, क्वेश्चन पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, 32 एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इसमें इसमें इस पीरियड में जो होते हैं वो लेंथेनाइट्स कहलाते हैं, सही है। यहाँ लिखा हुआ भी होगा, हाँ लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमनली नोन एज लेंथेनाइट्स, सही है। अच्छा, पीरियड 6 है तो 6 शेल्स होंगे, ऑलरेडी ये बात चल रही है अभी तक। 6 शेल्स होंगे, के एल एम एन ओ पी, पी शेल कह लो या फिर 6th एनर्जी लेवल कह लो, कुछ भी कह लो। पीरियड 7 की बात करें तो पीरियड 7 इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। क्यों कहलाता है भाई? क्योंकि भाई अभी तक इसमें जगह छूटी हुई है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं और होने की उम्मीद है। ओके, पीरियड 7 है, पीरियड नंबर शोज नंबर ऑफ शेल। पीरियड 7 है तो यहाँ पे 7 शेल्स होंगे, के एल एम एन ओ पी क्यू। ओके, यहाँ पर 7th एनर्जी लेवल कह लो। ओके, समझ गया होगा अब तक ये बात। इन दिस पीरियड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई, लिखा हुआ है कौन कौन से ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है।
ओके, दिस पीरियड इज स्टिल इनकम्प्लीट, नाम से ही जाहिर है इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। तो और इसमें भी 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये वाले एक्टिनाइड्स अच्छा लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहलाते क्यों है भाई? लेंथेनाइड्स के बाद जो सॉरी लेंथेनम के बाद, लेंथेनम एक एलिमेंट है जिसके बाद जो सीरीज चल रही है वो लेंथेनाइड्स कहलाई गई। एक्टिनम के बाद जो सीरीज चल रही है एक्टिनम को फॉलो करते हुए वो एक्टिनाइड्स कहलाई गई। बस ये सीन, तभी इनको ये कहते हैं कि कोई और बेसिक मतलब कोई और चीज नहीं है, ये इसी वजह से कहते हैं। अब यहाँ पीरियड्स का सेक्शन खत्म, अब ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। भाई आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आसानी से समझ जाओगे, मान लो मेरी बात। ओके अच्छा, ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, आई गेस मैंने बताया था। हाँ, आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल होगा, पक गया होगा अब तक आप लोग। इसमें दो तरह के ग्रुप्स हैं, मतलब दो तरह के सब ग्रुप्स हैं ये कह लो, ठीक है। एक आपका ए से ए आप पढ़ रहे होगे 1A 2A 3A 4A, जबकि बीच में आप पढ़ रहे होगे बी लिखा हुआ होगा छोटा छोटा, 3B 4B 5B 6B। ये जो बी है ना, बी बी बी, बस ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। आप ये समझ लो बी फैमिली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें डी ब्लॉक भी होता है और एफ ब्लॉक भी होते हैं। जबकि जो आपके ए फैमिली जो है, ए फैमिली जो है इसमें नॉर्मल और टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं भाई, सिंपल। ओके अच्छा, ग्रुप 1A आपका अल्कली मेटल्स कहलाता है। अल्कली मेटल्स, अल्कलीज क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल बेसिस जो होती हैं वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ओके अच्छा, ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन क्यों कहते हैं भाई? ये स्लाइटली पार्शियली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये होते हैं दोनों मेटल्स ही। ओके ग्रुप 3A की बात करें, बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट बोरॉन है तो बोरॉन फैमिली कह दिया गया। ग्रुप 4A कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन फैमिली कह दिया गया। ग्रुप 5 है नाइट्रोजन फैमिली, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन फैमिली कह दिया गया। अच्छा एक बात मैं बताना शायद भूल गया कि जैसे पीरियड नंबर मैंने आपको बार बार बोल के बताया कि पीरियड नंबर शोज नंबर ऑफ शेल, इसी तरह ग्रुप नंबर यानी 1 है, अगर 1A 1, तो ग्रुप नंबर शोज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका ग्रुप नंबर बताता है। ग्रुप 1A लिखा है तो अल्कली मेटल्स में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, समझ रहे हो बात? ग्रुप 2A लिखा हुआ है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये बात ध्यान में बैठा लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, आगे काम आएगी। ग्रुप 3A की बात करो तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी तरह आगे चलता रहेगा। अच्छा ग्रुप 6A ऑक्सीजन फैमिली, और हाँ ऐसे चेल्कोगन्स भी कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली को, चेल्कोगन्स भी कहते हैं, ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है, ध्यान में बिठा लो। ग्रुप 6A ऑक्सीजन फैमिली को चेल्कोगन्स भी कहते हैं। उसके बाद ग्रुप 7A हेलोजेंस। भाई हेलोजेंस आपकी सिंपली गैसेस हैं, नहीं मैं गलत कह गया, सिर्फ गैसेस नहीं है, लिक्विड में भी होती हैं, सॉलिड में भी होते हैं, आपने सुना होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसमें ब्रोमीन वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये सिर्फ गैसेस होती हैं। हाँ ग्रुप 8 ये जो है यानी नोबल गैसेस, ये आपकी गैसेस होती हैं वो जो कंप्लीटली गैसेस ही हैं और ये केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा या हम जो इंटर लेवल पे पढ़ेंगे, आगे जाकर पता नहीं कौन केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री रिलेटेड चीजें पढ़े, लेकिन मैंने सुना है, जो मैंने टीचर्स सुना अपने, उन्होंने यही कहा था कि नोबल गैसेस एक्सट्रीम लेवल पर यानी एक्सट्रीम कंडीशंस पर रिएक्ट करती हैं, लेकिन हमारे लेवल पर हम लोग यही पढ़ेंगे कि केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। ओके भाई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि पीरियड नंबर शोज नंबर ऑफ शेल, जबकि ग्रुप नंबर शोज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लॉन्ग सेक्शन में आता है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक नोबल गैसेस आपको बता चुका, नोबल गैसेस, फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो बेसिकली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। पहले बात करते हैं नोबल एलिमेंट्स की। इनर्ट होती हैं कैसे, मैंने बताया अभी पिछली स्लाइड में, केमिकली अनरिएक्टिव। ओके अच्छा, नोबल गैसेस आर फाउंड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। पीरियड टेबल हाथ में रखना बेटा, समझ जाओगे ये बात। जितने भी पीरियड्स हैं अगर तुम देख लो, इन पीरियड्स के लास्ट में नोबल गैस है, क्योंकि लास्ट ही आपका 8A ग्रुप है और नोबल गैसेस आपकी 8A ग्रुप में होती है, मैंने आपको ये बात बताई अभी पिछली स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप 8A। अच्छा 8A को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ये बात ध्यान में बिठा लेना। 8A को यानी नोबल गैसेस वाले ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है।
अच्छा, विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम, मैंने आपको अभी अभी ये बात बताई थी पीछे कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर को भी डिनोट करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो भाई एटॉमिक नंबर 2 होगा। Z=2 लिखा, Z मतलब एटॉमिक नंबर 2 होगा। और हीलियम के अलावा जितनी भी इनर्ट गैसेस, यानी जितनी भी आपके पास नोबल गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। इसीलिए इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np6 होती है। ns2np6 होती है। देखो, 2 s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और 6 p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेकिन हीलियम में ऐसा नहीं होता। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेकंड शेल पे जाएगा ही नहीं काम। सही है, यहीं पे काम हो जाएगा आपका। उसके बाद दे आर कलरलेस गैसेस भाई, और एक्सेप्शनली स्टेबल होती हैं भाई, ये बहुत सही स्टेबल होती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, डायमैग्नेटिक होती हैं। ओके, काम हो गया। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, यानी टिपिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में मैंने आपको शायद अभी ये बात बताई कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है आपका पूरा, ये पूरा आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में शामिल होता है। यानी 1A से 8A, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, पूरी ए फैमिली आपकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आएगी। इनमें पैरामैग्नेटिक भी होते हैं कुछ एलिमेंट्स, डायमैग्नेटिक भी होते हैं कुछ एलिमेंट्स। ओके, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की अलग बात करेंगे, पी ब्लॉक की अलग बात करेंगे। एस ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है भाई? इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन एस ऑर्बिटल व्हिच इज बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, नाम से जाहिर है एस, तो भाई एस ऑर्बिटल ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा। सही है। The elements of 1A and 2A belong to S block elements. यानी आपके हाथ में पेरियोडिक टेबल होगा। ओके, मैं खुद भी पक गया इस बात को बोल बोल के। अब तो रख लो हाथ में पेरियोडिक टेबल। 1A और 2A यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपके S ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल हैं। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है NS1 या पे मतलब NS2। सही है ना, समझ आ गई ये बात? क्यों, मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर डिनोट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको ये बताया कि क्या बोलते हैं 1A यानी 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको अभी ये बात बताई कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 1A और 2A ग्रुप शामिल होता है। तो इसका मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहाँ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, लेकिन आप क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, तो वो एक ही होंगे 1A ग्रुप के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2A ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। यहाँ तक समझ आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आप बात करते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ नहीं है भाई, बस इतना सा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। सही है भाई। अच्छा, जो 1A और 2A के अलावा जो बाकी ए फैमिली बच गई, 3A 4A 5A 6A 7A और 0 ग्रुप या 8A ग्रुप कह लो, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2np1 से लेकर NS2np1। क्यों लिखा है भाई? इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये बात बता दी कि ग्रुप 3 लिखा है। ग्रुप 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन। और शुरू के 2 ग्रुप्स में तो भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ग्रुप नंबर डिनोट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो गए। अब तीसरे से ही शुरू होगा ना भाई, तो पी ब्लॉक का, पी ऑर्बिटल का सहारा लेना पड़ा। एक इलेक्ट्रॉन अब पी ऑर्बिटल में जाएगा, तो NS2np1, इस तरह NS2np2, NS2np3, NS2np4, और लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट एटम आपका आ गया NS2np6। ये आपका वो होगा, क्या होगा भाई? एटम। सही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी समझ आ गई। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और इनमें क्या भाई सीन होता है? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1d ऑर्बिटल, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, डी ऑर्बिटल में जाएगा, और बस इसी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इनकी NS2n-1d1 से लेकर NS2n-1d10, यानी NS2n-1d1, NS2n-1d2, NS2n-1d3,
और क्या बोलते हैं यहाँ से सो ऑन NH2 माइनस D10 तक जाती है। और देयर आर 4 सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो चौथी सीरीज है वो इनकम्प्लीट है। आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल होगा। अब कितनी बार बोलूं यार ये बात, हद ही हो गई। अब तो रख लो, अब तो खत्म हो गया चैप्टर बस तकरीबन। अब तो रख लो हाथ में, समझ जाओगे। आपकी जो चौथी सीरीज है वो आपकी इनकम्प्लीट होती है। ओके। अच्छा, उसके बाद है ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम लोग शायद यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ना पढ़े, यही मेरे टीचर्स ने मुझे बताई भाई ये बात। ओके। इंटर लेवल पर तो आप नहीं पढ़ते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, बस आपको पता होना चाहिए कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-2 f ऑर्बिटल, यानी f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसी वजह से इन्हें ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 d1 n-2 f1 till 10, यानी n-2 d1 n-2 f1 n-2 d1 n-2 f2, इस तरह से लेकर n-2 d1 n-2 f10 तक जाएगी। और यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक दो चीजें रह गई हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप ब्लॉक पीरियड्स, और ये इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पीछे मुझसे शायद एक गलती हुई थी, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन खैर बाद में मैंने रियलाइज किया शायद हुई थी। वो ये कि मैंने कहा था कि नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुझसे गलती हो गई है। नियॉन में 8 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नियॉन में आपके के और एल दोनों शेल्स होते हैं, तो के में 2 और एल में 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी वजह से नियॉन का एटॉमिक नंबर भी 10 होता है। ओके, तो ये गलती आपने शायद वहां पे नोटिस की होगी, इंशाल्लाह यहाँ करेक्ट हो जाएगी ये चीज। और दूसरा ये, कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी मसला हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में अगर रिप्लाई ना मिल पाए या समझ ना आए, तो आप मैं व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज वगैरह सब कुछ उधर अटैच कर दूंगा इंशाल्लाह, आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोई भी मसला होगा आपका हल कर दिया जाएगा। ओके भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे चैप्टर्स के साथ, दूसरी वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।